अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ऑडिबल हूँ। मैम यस आपकी आवाज़ बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। अभी जो स्टार्ट हो रही है। यस मैम। अच्छा। अच्छा ये बताएं अब जो स्टार्ट हो रही है मेरी आवाज़। नहीं मैम अब ठीक है। ठीक है। अच्छा हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं डॉक्टर रक्षा का। और बाकी 40 सेकेंड्स करें फिर हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं तो 5 मिनट तक। मेरी आवाज़ क्लियर है अब। यस मैम आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यार बाकी सब लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ 70 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। वेयर आर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अक्सा, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अक्सा, एम आई ऑडिबल टू यू? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अक्सा, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस शायद मिस के पास वॉइस नहीं क्लियर नहीं जा रही। हाँ मैं देखते हैं।
Okay, thank you, everybody. Okay, students, बाकी लोग भी please open your webcams. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. Miss Aqsa, can you hear me? जी आवाज आ रही है, रेशमा आवाज आ रही है. Okay. A very warm welcome to everyone for joining us today. And it's our absolute pleasure to welcome you, Dr. Aqsa Kawal, Senior Capability Executive at Davago Pharmacy and Wellness Experts Karachi, to our webinar titled Empowering Patients and regarding the medication counseling strategies for chronic illnesses. So, Dr. Aqsa, we are honored to have you with us today. Your expertise and passion for advancing community pharmacy practice is truly inspiring, and we look forward to learning more from your valuable insights and experience. Thank you so much for joining us today. Pleasure is mine. Thank you for introduce me. I hope ये सेशन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है और वो कुछ सीख सके मुझसे. स्टार्ट करें हम लोग. Yes, ma'am, you can. मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ अपनी. Yes, for sure. I request everyone to please open your webcams and be attentive. Thank you so much for joining. Thank you. Can you see it on the screen? Yes, Dr. Aqsa, it's visible. Okay, now I'll continue the topic. As you all know, आज का टॉपिक जो है वो हमारा empowering patients. हम किस तरीके से पेशेंट को empower कर सकते हैं, कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं. So it's all about medication counseling strategies. हम काउंसलिंग तो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपको काउंसिल करना कैसे पेशेंट को when you are at field पर, फार्मेसी पे हो, चाहे वो हॉस्पिटल फार्मेसी है या वो रिटेल फार्मेसी है. सो उस वक्त जो है आप प्रैक्टिकली कस्टमर से डील कर रहे होते हो. कस्टमर्स आई मीन आपके पेशेंट भी होते हैं, उनके घर वाले या जो भी उनके केयर टेकर हैं वो होते हैं. उनको समझाना, उनकी चीज़ों के बारे में बताना, उनकी जो भी कंडीशन है उसको डील कर रहे होते हैं. सो वो थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है. आज हम उसके बारे में बात करेंगे. सो ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है क्रॉनिक केयर में, और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं हमारे काउंसलिंग को लेके, क्या चैलेंज आते हैं, और हमारा गोल है कि हम काउंसलिंग बेहतर तरीके से कर सकें. कम्युनिकेशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकें, बेहतर बना सकें, क्योंकि हमें जब हम फेस टू फेस कस्टमर डील कर रहे होते हैं, पेशेंट डील कर रहे होते हैं, सो कम्युनिकेशन इज द की. जितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे उतना बेहतर होता है. देन वी हैव काउंसलिंग स्क्रिप्ट कि हमें किस तरीके से कस्टमर से बात करनी है, पेशेंट से बात करनी है, उसको चीज़ें समझानी है. देन वी विल लुक फॉरवर्ड टू इट. सो सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ आपको चीज़ें. फार्मेसी प्रैक्टिस इवॉल्व हो रही है टाइम टू टाइम. इट्स इवॉल्विंग. लाइक पहले अगर आप देखें तो इट्स मोर स्पेसिफिकली अबाउट डिस्पेंसिंग, बट नाउ it's evolving and it's more about patient centric care. हम पेशेंट की केयर ज्यादा कर रहे हैं.
सही, अब इस चीज पे ज्यादा बात हो रही है, ज्यादा काम हो रहा है। पेशेंट काउंसलिंग जो मेडिकेशन काउंसलिंग है क्रिटिकल होती है क्रॉनिक इलनेसेस में। अगर हम बात करें क्रॉनिक इलनेस की, तो उसमें कौन कौन सी इलनेसेस आ जाती है हमारे पास? डायबिटीज आ जाती है, हाइपरटेंशन आती है, एस्थमा आ जाता है। ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, क्रॉनिक इलनेस है, आपको टाइम टू टाइम इसको मैनेज करना होता है। अच्छा, ये जो सेशन है आप लोगों को आई हेल्प करेगा कि किस तरीके से हम पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंट ऑब्वियसली बात है, आप कॉन्फिडेंट होगे तो पेशेंट जो है आपकी बात सुनेगा, समझेगा बेहतर तरीके से। व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, सो कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई एडहेरेंस बैरियर्स, कि भाई किस तरीके से आप कस्टमर को, पेशेंट को स्टिक कर सकते हो चीज के साथ। एम्पावर करना है हमें लॉन्ग टर्म हेल्थ मैनेजमेंट को। देन कुछ हमारे पास एक स्लाइड आपको नजर आ रही है जिसमें कॉमन क्रॉनिक कंडीशंस हैं, जिसमें हम काउंसिल कर रहे होंगे पेशेंट को। डॉक्टर अच्छा, बीच में मैं जी ये साइड में नॉट विजिबल, मतलब फर्स्ट स्क्रीन छोड़ लो, आगे नोट भी कर। यशपाल, आप कुछ कह रही हैं? यस, इट इज नॉट कॉमन क्रॉनिक कंडीशंस वाली साइड पे है। I can't hear you properly. Can you say it again? सो इट इज द पीक। आप यशपाल, आपको स्क्रीन या मेरी आवाज में कोई मसला हो रहा है? नहीं नहीं, आपकी आवाज ठीक है वैसे। Now it's okay now? यस यस ठीक है। अच्छा, बीच में अगर आपको कोई स्टूडेंट से मैं कहूँगी कि अगर कोई क्वेश्चन हो बीच में, तो वो नोट डाउन कर लें, सेशन के एंड में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, कुछ क्रॉनिक कंडीशंस हैं, लाइक वी हैव डायबिटीज। डायबिटीज में हम मोस्टली मेटफॉर्मिन यूज कर रहे होते हैं, इंसुलिन यूज कर रहे होते हैं। सो उसके बारे में हम काउंसिल कर रहे होते हैं, ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल करनी है, मील्स कैसे लेनी है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ जो है वी आर ऑल टाइम टॉकिंग अबाउट मेडिकेशंस, वी आल्सो टॉक अबाउट द फूड, the pattern, the way they are taking or consuming the food and the medicine। तो हम इस हेल्थ केयर की भी बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से अपनी डिजीज या ब्लड शुगर लेवल है या ब्लड प्रेशर है, उसको किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो उस पर भी हम काउंसिल कर रहे होते हैं। हाइपरटेंशन अगर है, सो बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं या एसीई इनहिबिटर्स ले रहे हैं वो, तो उसमें उनको डिजीनेस हो रही है या नहीं, क्या लाइफस्टाइल पे उस मेडिकेशन से उनकी लाइफस्टाइल पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। एजमा अगर पेशेंट को है, वो इनहेलर्स और इस तरीके की स्पीच नेबुलाइजर, इस तरीके की चीजें यूज कर रहे हैं मेडिकेशन यूज करने के लिए, तो भाई वो सही से उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं। सो और तो ये सब चीजें हम पेशेंट से काउंसिल कर रहे थे। यहाँ पे जब हमारे पास पेशेंट आता है, सो दे आस्क जस्ट फॉर मेडिसिन। बहुत कम पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो पूछते हैं हमसे चीजें। सो हमें खुद पढ़ के सवाल पूछना होता है कि आपको मालूम है कि ये किस तरीके से इस्तेमाल होगा। इस तरीके क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के पेशेंट से आपको एक कनेक्शन बिल्ड करना होता है, ताकि वो भी कंफर्टेबल रहे आपसे सवाल पूछने में, और हाँ उसको पता हो कि हाँ आप यू आर द राइट पर्सन जिससे वो अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं। से उसके बाद हाइपरलिपिडीमिया है, जिसमें हम स्टैटिन यूज कर रहे होते हैं, और जिसमें लिवर की मॉनिटरिंग की जाती है। मतलब हम लिवर के जो टेस्ट है वो रन कर रहे होते हैं। मसल पेन, लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन, अगर कोई मेडिकेशन पेशेंट लॉन्ग टर्म से यूज कर रहा है, लाइक वॉरफेरिन है, इस तरीके की मेडिकेशन है, या डायबिटीज के साथ है वो, या हाइपरटेंशन के साथ है, तो हम उससे जरूर पूछते हैं कि आप कितनी दफा हफ्ते में चेक करते हैं इसको। INR है तो वो कितनी दफा आप करा रहे होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, आपको पूछना होता है कस्टमर को या पेशेंट को, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी होती है, ये जरूरी है, ये टेस्ट जरूर कराएं, ये मॉनिटरिंग जरूर कराएं। आपके पेशेंट ने, आपके डॉक्टर ने, आपके फिजिशियन ने आपको कहा है तो आप एक फॉलो अप चेकअप के लिए जरूर जाएं। बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे स्किप कर रहे होते हैं ये चीजें। बहुत सी मेडिकेशन अगर उनकी लिखी हुई हमारे पास आती हैं प्रिस्क्रिप्शन में, तो वो
मल्टीविटामिन है, सप्लीमेंट है, ये सोच के उसको छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है सिर्फ वो वाली गोली चाहिए हमें। बहुत सारे पेशेंट इस तरीके से जो है वो बात करते हैं, लेकिन हमें उन्हें काउंसिल करना होता है, इन चीज़ों के हवाले से उन्हें बताना होता है, अवेयर करना होता है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं वो। उन्हें जितने भी मेडिकेशन है वो किस लिए दी जा रही है, उसका फंक्शन क्या है, नॉट इन मेडिकल टर्म, कि हम मेडिकल टर्म में मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करके उसे बताएं, लेकिन हम प्रॉपरली उस वे में उनको बात बताते हैं कि वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें कि वो राइट नाउ किस कंडीशन में है, क्या सिचुएशन है उनकी मेडिकली, और जो मेडिकेशन उनको लिख के दी गई है वो कितनी जरूरी है उनके लिए। Now we have the role of pharmacist in counseling. सबसे पहले तो क्लैरिफाई, अभी जैसे मैंने बात की, हम डोजेज उसको प्रॉपरली बताएंगे, डोजेज क्या है, उसको कब लेनी है, किसी फूड के साथ इंटरेक्शन तो नहीं, ये बताना है, ना कि हम सिर्फ एडवाइस कर रहे होते हैं, पेशेंट को एजुकेट कर रहे होते हैं, बल्कि साथ साथ उसे कोच भी करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं। कोचिंग इज अबाउट मोटिवेशन। आप उसको मोटिवेट करें, नहीं आप खाएं, आप ये टाइमली लेंगे, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, आपकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी, आप इस तरीके से डाइट लेंगे तो ये लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो इससे ये बेहतरी आएगी। सो हमें उन्हें मोटिवेट भी करना होता है, आपकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। आप इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। पेशेंट के साथ, पेशेंट को एक कंफर्ट जोन में लेके जाना होता है, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ताकि वो कंफर्टेबल हो। अगर एक दफा वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है, सो वो अगेन जब आता है सो वो खुद से आपसे डिस्कस करता है आपकी कंडीशन के, भाई ये मसला हो गया है, इस दवा से ये हो रहा है, ये डॉक्टर ने मुझे दवा चेंज करके दी है। सो वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करता है आपसे, और इससे जो है उनकी हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट आता है, वो सही से अपना ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको रहना है, उनके कंसर्न सुने कि अगर कोई मेडिकेशन चेंज हो गई है या कोई डोजेज चेंज हुई है, लेने का तरीका ऐसा है, या वो सही से ले नहीं पा रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो वो पूरा उनका कंसर्न सुने, वो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर उनके डॉक्टर से बात करनी है, फिजिशियन से बात करनी है, वो करें। सो ये सब पॉसिबल है तभी जब आपका अच्छा जो है, अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाओगे अपने पेशेंट से। हेल्थ एडवोकेट अच्छा इंश्योर करना है हमें कि एक्सेस हो पेशेंट का अफोर्डेबल मेडिसिन की तरह। कुछ हमारे पास मेडिसिन ऐसी आती हैं जो कि प्रिस्क्राइब होती हैं, एक्सपेंसिव वंस, हम उनका ऑल्टरनेट देके, फॉर्मूला सेम वही, ऑल्टरनेट मेडिसिन देके जो कि थोड़ी कम एक्सपेंसिव होती है, हम उस तरफ भी जा सकते हैं ताकि एटलीस्ट पेशेंट जो है वो अपनी मेडिसिन पूरी ले रहा हो। ये ना हो कि वो एक्सपेंसिव होने की वजह से या अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो मेडिसिन ही ना ले। इससे बेहतर है कि वो किसी और ब्रांड पे स्विच कर जाए। Then we will talk about how to counsel your patient. So सबसे पहले तो पेशेंट की प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उससे आराम से बात करें, एक क्वाइट स्पेस में जहाँ वो आराम से बैठ के आपसे बात कर सके, आपको बता सके उसका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत दफा पेशेंट जो है शाय होते हैं, वो अपने कंडीशन के बारे में बात नहीं करना चाह रहे होते सबके सामने। सो जैसा ही आपको लगता है कि सिचुएशन ऐसी है, वो कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो उनको जो है ऐसा इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करें जहाँ पे पेशेंट जो है आराम से बात कर सके हमसे। फिर हम उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं इस तरीके की, जी पहली दफा वो दवाई लेके चले गए, काउंसिल किया, दूसरी दफा जब वो आए तो आपने उन्हें बताया, पूछा अब आपकी कंडीशन कैसी है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, तबीयत आपकी बेहतर हुई या नहीं हुई। या अगर उनका कोई केयर टेकर भी आता है तो जाहिर सी बात है हम लोग जो है वो हिस्ट्री ले रहे होते हैं पेशेंट की, पूछ रहे होते हैं किसकी दवा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही होती है। जब क्वेश्चनिंग हम करते हैं ना, क्वेश्चनिंग करते हैं इस तरीके से, तो एक कस्टमर के पेशेंट के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है हमारा। उससे क्या होता है, पेशेंट ईजी हो जाता है बात करने में। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो देखता है कि आप केयर कर रहे हो उसकी, पूछ रहे हो अब तबीयत कैसी है, दवा से फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, सो वो और ओपनली जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करता है सिचुएशन को या कंडीशन को। फिर आप पूछते हैं, जैसे कोई दवा चेंज करके दी, उसको काउंसलिंग की जरूरत है, तो हम बताते हैं ये मैं इसका
आपको बता देता हूँ या बता देती हूँ कि ये इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इस दवा को ना इस्तेमाल करते हुए इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। ये कुछ जुमले हैं, ये सेंटेंसेस हैं जिस तरीके से हम बोल सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास जो मोस्टली पेशेंट्स आते हैं वो मिडिल क्लास भी आते हैं, दूसरी क्लास के लोग भी आते हैं। तो सबको हम बहुत ही ऐसी लैंग्वेज में ना बात कर रहे हो, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज ना यूज कर रहे हो, बहुत ही सिंपल वे में नॉन जैगर लैंग्वेज इस्तेमाल करें जिससे पेशेंट को भी, कस्टमर को समझने में बहुत आसानी हो, वो इजीली समझ सकें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और उन्हें समझ में आ जाए, और अपना जो भी आपने पूरा बताया उसको समराइज करके एक तरीके से उसको हम बता दें चीजें। देन अच्छा, एक कंडीशन है हाइपरटेंशन, सही है, उसमें हम कैसे काउंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं, आप फार्मासिस्ट हैं, सही है, और आपके पास मिस्टर अहमद आए हैं जिनकी मेडिकेशन स्टार्ट हुई है लोसार्टेन। सो अब आप उन्हें बताएंगे कि ये मेडिसिन जो आपका ब्लड प्रेशर कम करेगी, ये स्ट्रोक्स और हार्ट इश्यू से आपको बचाएगी। अब इसके काउंसलिंग पॉइंट्स कैसे बताएंगे आप बताएंगे ये दवा आपके प्रिस्क्रिप्शन में नहीं ऐड हुई है, या ये दवा आपको डॉक्टर ने लिख के दी है, हार्ट की दवा है, सही, आपने इसको स्किप नहीं करना, रोज एक टाइम लेनी है आपने दिन में, और सेम टाइम लेनी है, कोशिश करें। पेशेंट बाज़ औक़ात बोलता है नहीं मैं भूल जाता हूँ या कुछ ऐसा है, तो उसको आप अलार्म सेट कर लें, इस तरीके की चीजें बताएं उनको। उनको बताएं पहले से कि भाई इससे हो सकता है कि आपको चक्कर आने लगे, स्पेशली जब आप बैठे हुए हो या लेटे हुए हो और अचानक से खड़े होते हो या अपनी पोजीशन चेंज करते हो बॉडी की। सो इस सिचुएशन में आपको सर चकराने लगता है शायद, तो आपने घबराना नहीं है, ये इसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है, और ये टाइम टू टाइम जो है जब आप यूज्ड हो जाओगे तो ये ठीक भी हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो आप अपने डॉक्टर से इस चीज के बारे में डिस्कस करो और उन्हें बताओ कि आप अपना बीपी घर पे लाजमी चेक करें। अगर आपके पास बीपी ऑपरेटर्स नहीं है तो आप जो है ब्लड प्रेशर मशीन ले लें, डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद से भी अपना ब्लड प्रेशर घर पे मॉनिटर कर सकते हो। एक चार्ट दे दें उन्हें बना के कि भाई सुबह शाम ये चेक करना है, या एटलीस्ट कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार तो वो ब्लड प्रेशर अपना चेक कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, ताकि उन्हें पता हो कि जो वो दवाई ले रहे हैं उससे वो कंट्रोल में है या नहीं। बिकॉज एज यू नो, ऑल यू नो कि हाइपरटेंशन इज साइलेंट किलर। बहुत से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन कोई सिम्टम शो नहीं होते और उन्हें पता नहीं चलता और पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। सो इसलिए हमें एक एजुकेट करना, काउंसिल करना पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Then we will talk about the counseling of diabetes. So डायबिटीज का पेशेंट होता है तो हमें, हमारे पास पेशेंट में मेटफॉर्मिन तकरीबन सब जितने मेडिकेशन है कॉम्बिनेशन में जाती है हमारे पास, सीटामैट, सीटाग्लूमैट, ये आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट नाउ द ब्रांड नेम, जिसमें सीटाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन आता है, विल्डाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन आती है, इस तरीके की मेडिकेशन आती है जिसमें मोस्टली मेटफॉर्मिन का यूज हो रहा होता है। यू ऑल नो मेटफॉर्मिन इज अ यूरेमिक, ये वेट को भी मैनेज कर रही होती है, पीसीओएस में भी दी जाती है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में, मतलब मेंटेन करने में दी जाती है। सो हमें बताना होता है, हो सकता है आपको मेटफॉर्मिन जब भी आप दवाई खाएं सो आपको जो है स्टमक इश्यूज होना स्टार्ट हो जाए, तो बेहतर ये है कि आप इसको फूड के साथ लें, या तो खाना खाने के बीच में लें या खाने के बाद लें। अब बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता, बस उनको ये पता होता है कि ये गोली है ये खाने के बाद लेनी है या खाने से पहले लेनी है। बहुत से पेशेंट ये समझ रहे होते हैं कि मैं खाने से पहले डायबिटीज की मेडिकेशन लूंगा तो शुगर मेरी कंट्रोल रहेगी, हालांकि मेटफॉर्मिन हम खाने के बाद फौरन बाद लेते हैं या बीच में लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जीआई इरिटेशन कॉज करती है। सो के साथ लेने से ये प्रॉब्लम कम हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम जब आप इस तरीके से इसको फॉलो करेंगे, खाने के बाद ले रहे होंगे, तो ये बेहतर हो जाएगी। हाँ, अगर फिर भी वो बेहतर नहीं हो रही है सिचुएशन, जी स्टमक अपसेट रह रहा है आपका फिर भी, सो फिर हम फिजिशियन से बात कर सकते हैं कि भाई एक्सटेंडेड रिलीज वर्जन दे दें, क्योंकि उसमें आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में मेटफॉर्मिन रिलीज हो रही होती है जिससे ये साइड इफेक्ट कम आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम काउंसिल इस पे करते हैं
लोअर डोज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिकेशन, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते हैं पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लेवल के हिसाब से। फिर पेशेंट को बताते हैं कि भाई ये इसलिए फायदेमंद है, ये इसलिए आपने लेनी है। फिर उनको इनकरेज करना है पेशेंट को। आप 3 महीने बाद अपना HbA1c लाजमी टेस्ट कराएं। अब आप देखें बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं, हॉस्पिटल्स में भी आते हैं, जो कि अपना HbA1c चेक टेस्ट ही नहीं कराते, स्किप कर देते हैं ये बोल के कि हम तो शुगर की दवा खा रहे हैं, और दो नहीं, ये नहीं पता कि उनकी डाइट सही है या नहीं, उनकी दवा सही असर कर रही है या नहीं, कितनी उनको रिक्वायरमेंट है बॉडी में। ये तो तभी पता चलेगा जब हम HbA1c चेक करा रहे होंगे, उसको ट्रेस कर रहे होंगे, उसको मॉनिटर कर रहे होंगे कि भाई हाँ ये मेडिसिन लेने के बाद लाइफस्टाइल में चेंजेस के बाद कितना इफेक्ट आ रहा है, अब चीजें ठीक है या नहीं। क्योंकि पेशेंट ये नहीं समझता कि शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, तो उसके बाद क्या होगा। अगर डायबिटीज और ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है और बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो इससे उसके बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होने का खतरा होता है, और आहिस्ता से उसके बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होना स्टार्ट कर देते हैं। आईज पे इफेक्ट पड़ता है उसकी, किडनीज पे इफेक्ट पड़ता है, उसके ओवरऑल मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो पूरी बॉडी में पेशेंट लेथार्जिक हो जाता है, थकने लगता है, एनर्जी नहीं रहती है। सो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ डायबिटीज उसकी मैनेज ही नहीं हो रही। वो दवा ले रहा हो लेकिन फिर भी उसकी डायबिटीज मैनेज नहीं हो रही है, इसलिए क्योंकि उसका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कभी स्पाइक करता है बहुत ज्यादा, और शुगर लेवल जो है वो मेंटेन नहीं है। इस पे हमें बहुत ज्यादा काउंसलिंग करने की जरूरत है अपने पेशेंट्स को। और मैं ये चीज लाजमी कहूंगी कि सबके घरों में कोई ना कोई ब्लड प्रेशर या शुगर का मरीज या डायबिटीज का मरीज होता है, या आपके करीबी, आपके घर में नहीं है तो आपके रिश्तेदारों में कोई ना कोई होगा। तो अपने घर से स्टार्ट करें, उन्हें बताएं कि किस तरीके से आपको अपना ख्याल रखना है। जब पेशेंट ये समझ जाएगा कि हाँ मुझे इस तरीके से इसको मैनेज करना है, वो उसके पास सही अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज की, तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी पेशेंट के लिए। तो आप ये सब चीजें अपने घर से, अपने आसपास के लोगों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, देन विल टॉक अबाउट द इनहेलर्स। इनहेलर्स ऐसी चीज है, अगर किसी को एस्मा का पेशेंट है कोई, तो वो इनहेलर्स भी क्लास में यूज करता है। लोगों को मालूम नहीं होता कि इनहेलर तो वो लेके जा रहे हैं। जब वो इनहेलर लेके जाएं तो आप उन्हें बताएं कि भाई इसका सही इस्तेमाल का तरीका ये है। बहुत से लोग मैंने देखा कि कुछ मैं एस्मेटिक पेशेंट से मिली जो इनहेलर्स यूज करते हैं, लेकिन वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। जिससे क्या होता है, उन्हें जो एप्रोप्रिएट मेडिसिन है, डोज है, इनहेलर के थ्रू जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही होती। सो उसके लिए पेशेंट को बताना है कि सबसे पहले भाई आपने रिमूव करना है उसका कैप, उसके बाद शेक करना होता है 5 मिनट तक इनहेलर को, उसके बाद आपने उसको इस तरीके से होल्ड करना है जैसे स्टेप 3 में दिखाया है। मैम आपकी स्लाइड चेंज नहीं हो रही। चेंज नहीं हो रही? ओके ओके, आप मुझे उसी वक्त बता दिया करें ताकि ये मसला ना हो, क्योंकि मेरे पास तो स्क्रीन शो हो रही है। अब हो रही है शो? यस मैम आप हो रही है। सही। सो अब नजर आ रही है सबको पिक्चर? यस मिस। यस मैम, अब विजिबल है। जी ठीक जी है, मैम, ठीक है, नजर आ ठीक है। अच्छा, सो सबसे पहला स्टेप मैंने बताया कि हमें इनहेलर को शेक करना है, और उसके बाद जो है इस तरीके से थंब और फिंगर के बीच में उसको होल्ड करना है। अब 4th स्टेप ये है, आप स्ट्रेट होके बैठ जाएं या खड़े हों। उसके बाद अपने अपनी चेन थोड़ी सी ऊपर करनी है इस तरीके से। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है जो कि बहुत सारे पेशेंट नहीं कर रहे होते। सही। सो आपने इनहेलर को थोड़ा साइड में करना है और एक दफा एक्सहेल करना है सही से, ठीक है। अब इनहेलर आपने पुट करना है अपने लिप्स के बीच में, सही है, और उसे लॉक कर लेना है, और उसके बाद जो है आपने पंप करना है, और ब्रीथ को जो है वो 5 सेकेंड तक होल्ड करना है, 10 सेकेंड तक होल्ड करना है, सही। और इनहेलर आपने रिमूव कर दिया, 10 सेकेंड्स के लिए आपने एक जो है वो अपना सांस जो है वो रोक के रखना है, और उसके बाद जो है आप सांस ले सकते हो। उसके बाद जो है आप कुल्ली करें, गागल्स कर लें, ब्रश करना है तो ब्रश कर लें, क्योंकि जो मोस्टली जो पेशेंट्स जो है वो
एस्मा पेशेंट होते हैं और वो इनहेलर्स यूज करते हैं, सो उनको ब्लिस्टर्स वगैरह ओरल कैविटी में जो है वो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हो जाती हैं मेडिसिन की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट मैं एक वीडियो प्ले कर रही हूँ कि इनहेलर यूज कैसे करना है। सो मुझे बताइएगा ये आपको विजिबल है या नहीं। Yes, ma'am. Visible है video. ओके, गुड। Visit it now. Breathe out all the doses inhaled, making sure you breathe away from the inhale. Keep your head upright and lift your chin slightly. If your chin is tilted down, the medicine will enter your mouth or throat rather than your lungs. Tilting your chin slightly upward will also help to open up your airways. Place your teeth on the mouthpiece and close your lips around your teeth. This prevents fatigue of air spray and creates a good seal of your lips so that the medicine doesn't escape. Breathe in slowly and deeply at the same time as you press the canister. When the inhaler is activated, the medicine is forced out of the canister and is carried deep into the lungs. It is important that your breath occurs after the inhaler is activated. Hold your breath for as long as is comfortable. Aim for around 10 seconds, so the small particles of medicine have time to settle into the lungs before you breathe out again. Breathe out normally, away from the inhaler, before taking the next puff, if more than one dose is required. Replace the cap to protect the inhaler and keep it clean. हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब जो है हम मेनली बात करेंगे स्पेसिफिकली कौन सी मेडिकेशन के साथ आपको काउंसिल क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, जो कि फ्लोरोक्विनोलॉन से बिलोंग करता है, एक एंटीबायोटिक है। मोस्टली हम डायरिया की कंडीशन में देख होते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई में देते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में बहुत ज़्यादा लिखी जाने वाली एंटीबायोटिक है, जो कि प्रिस्क्रिप्शन में हमारे पास आती है, रिसीव होती है हमें प्रिस्क्रिप्शन। सो उसमें प्रिस्क्रिप्शन में बहुत कम होता है ऐसा कि डॉक्टर की तरफ से, फिजिशियन की तरफ से ये लिखा हुआ हमें रिसीव हो कि भाई इसको मिल्क के साथ नहीं लेना। यूजुअली हमारे लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि दवा है दूध के साथ लेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पेशेंट को बता के भेजना होता है कि ये दवा आपको दूध के साथ नहीं लेनी, ना दूध से बनी हुई किसी चीज के साथ लेनी, जैसे कि दही, लस्सी, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर आप देख लें कोई और डेयरी की आइसक्रीम्स हो गई, शेक हो गया, कोई भी ऐसी चीज जो दूध से बनी हुई है, उसके साथ आपको ये मेडिकेशन नहीं लेनी। अगर लेनी है, कोई ऐसी कंज्यूम करनी है, अपनी चीज कोई खानी है, सो या तो आप उसे 2 घंटा पहले ले लें। अगर कोई दूध वाली डेयरी प्रोडक्ट आपने ले लिया तो उसके 4 घंटे बाद जो है आपने इस्तेमाल करनी होती है। अदरवाइज ये डिफरेंस आपने रखना है। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो सनलाइट सेंसिटिव होती है। आप अगर सन में जाते हो इससे तो सन सेंसिटिविटी हो सकती है, स्किन पे रैश आ जाते हैं। सो ऑलवेज वेयर योर सनस्क्रीन, सनब्लॉक व्हेन यू आर टेकिंग सिप्रोफ्लॉक्सासिन। Then we will talk about azithromycin, Azomax. रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में मोस्टली यूज होता है, सही। स्किन इन्फेक्शन में भी यूज होता है, और भी कंडीशंस में यूज करते हैं ऐसे। मैक्रोलाइड्स है, सही। और एजिथ्रोमाइसिन 1 से 2 घंटा पहले हमें लेना होता है अपनी मील से। और ख्याल ये रखना है कि कोई आप एंटासिड ऐसा ना ले रहे हो जिसमें एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम हो, सही। अगर आप ले रहे हो तो एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम का जो एंटासिड है वो 2 घंटे पहले लेना है। और अगर आप ने एजिथ्रोमाइसिन ले लिए तो उसके 2 घंटे या 4 घंटे के बाद आप अब अपना एंटासिड ले सकते हो, क्योंकि एंटासिड की प्रेजेंस में एजिथ्रोमाइसिन जो है कम इफेक्टिव होता है आपके पास। Then we will talk about antihypertensive drugs. आपको पता है कि एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग की एक बहुत बड़ी क्लास है हम लोगों के पास, सही, जो यूज होती है। लेकिन when we will talk about the pregnancy and we have eclampsia, जिसमें पेशेंट या प्रेग्नेंट लेडी जो होती है वो हाइपरटेंसिव होती है। सो उसके अंदर आप ये याद रखें ये 4 मेडिकेशन सबसे ज़्यादा सेफ है। इसको एक निमोनिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं, हर न्यू लैब मेथड,
Hydralazine, nifedipine, labetalol, and methyldopa. These are the safest antihypertensive medication and mostly जो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स वो मिथाइलडोपा होती है, लेबेटालॉल होती है, ये दो मेडिकेशन, या कभी कभी हाइड्रोलाइजिन भी आ रही होती है चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में। तो मिथाइलडोपा जो होता है, अगर मिथाइलडोपा आती है एडालेट के ना, मिथाइलडोपा जो है अगर आती है आपके पास, सो मिथाइलडोपा हमेशा 2 घंटा पहले लेनी चाहिए। अगर आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हो, अगर आपका, क्योंकि मोस्टली फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल्स जो होती हैं उनको आयरन, फॉलिक एसिड, ये सब चीज़ें जा रही होती है, कैल्शियम भी जा रहा होता है, ये सब सप्लीमेंट्स वो ले रही होती है। तो मिथाइलडोपा को हमेशा आयरन वाली सप्लीमेंट से 2 घंटा पहले देते हैं, क्योंकि ये मिथाइलडोपा की एब्जॉर्प्शन कम कर देगा, और जब मिथाइलडोपा की एब्जॉर्प्शन कम होगी तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर दैट कि उनके प्रिस्क्रिप्शन में, पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या है। हाँ, अगर आप एंटी फंगल मेडिकेशन ले रहे हैं, वी हैव a lot of antifungal medication, itraconazole, albendazole, mebendazole, then ketoconazole. So fatty food के साथ antifungal की absorption बेहतर हो जाती है, so it's better to take it with the fat food. और जो है जितने भी स्टार्टिंग्स हैं उनको एंटीफंगल के साथ। हेलो जी, सॉरी मैम, गलती से हो गई। अच्छा ओके। अगर हम स्टार्टिंग्स और एजोल्स यानी कि एंटीफंगल मेडिकेशन ले रहे हैं तो ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग्स का ब्लड लेवल इंक्रीज कर देते हैं, मतलब आपके ब्लड में स्टार्टिंग्स के लेवल बढ़ जाते हैं देर तक बॉडी में। सो अगर आपको पता होगा सबको, तो स्टार्टिंग्स जो हमारी बॉडी में लिवर डैमेज और रैप्डोमाइलाइसिस कर रहा होता है। रैप्डोमाइलाइसिस जैसा मसल्स ब्रेक हो रहे होते हैं, मसल पेन बहुत आ रहा होता है, मसल डैमेज हो रहा होता है। सो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि स्टार्टिंग्स जब हम ले रहे हैं तो साथ में हम एजोल्स ना लें। अगर एजोल्स ले रहे हैं तो उसके टाइम में डिफरेंस हो, एक मेडिकेशन सुबह ले रहे हैं तो एजोल्स जो है वो स्टार्टिंग्स हम रात में ले रहे हो, ताकि ये प्रॉब्लम ना आ रही हो। कैल्शियम और आयरन इनके बहुत ज़्यादा जो है, मैं अगर कहूँ कैल्शियम के बहुत से इंटरेक्शन है, लाइक वी कांट टेक इट विद टेट्रासाइक्लिन्स, वी कांट टेक इट विद आयरन मेडिकेशन, आयरन सप्लीमेंट, क्योंकि आयरन सप्लीमेंट के साथ भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है। दूसरा, हम इसको टेट्रासाइक्लिन के साथ नहीं ले सकते, आयरन के साथ नहीं ले सकते, अभी हमने पढ़ा कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स के साथ भी नहीं ले सकते, स्पेशली द सिप्रोफ्लॉक्सासिन वन। देन वी विल टॉक अबाउट द वारफेरिन। वारफेरिन आप सबको पता है कि एंटीकोगुलेंट है, एक नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है इस मेडिकेशन का, सो बहुत केयर के साथ देनी होती है पेशेंट्स में। एंटीबायोटिक के साथ भी अगर कॉन्कमिटेंट इसका यूज है तो ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि वारफेरिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। वारफेरिन प्रेगनेंसी में कभी भी रिकमेंड नहीं किया करते हैं, क्योंकि इससे बर्थ डिफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर वारफेरिन की डोज कभी स्किप हो जाती है तो आप उसको डबल डोज नहीं ले सकते, क्योंकि उससे भी ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमेशा जो है वो वारफेरिन रोज दिन में एक ही टाइम पे लेनी होती है। ऐसा ना हो कि आप एक टाइम पे दिन में ले रहे हो, दोपहर में, नेक्स्ट डे जो है वो आपने सुबह सुबह उठ के ले ली, तो ये भी पेशेंट को बताना जरूरी होता है। और ये इम्पोर्टेंट होता है बहुत कि पेशेंट जो है एटलीस्ट 1 महीने में अपना INR लाजमी चेक कराए, या वीक में 2 बार लाजमी चेक कराए, जैसे भी उनको पेशेंट डॉक्टर फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किए। लेकिन जो भी आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप उनसे लाजमी पूछें आपने कब लास्ट टाइम अपनी रिपोर्ट कराई थी, क्योंकि बहुत दफा लोग मेडिकेशन लेते रहते हैं और मॉनिटर नहीं कराते हैं। Then we will talk about the isotretinoin, which is the vitamin E derivative used for the acne. ये मेडिकेशन उसी वक्त यूज की जाती है जब बहुत सीवियर एक्ने होता है पेशेंट को। आइसोट्रेटिनोइन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में या उन पेशेंट्स में वो आर ट्राइंग टू कंसीव, क्योंकि ये टेराटोजेनिक है, बहुत इफेक्ट कॉज करता है और
स्किन इससे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, एक्सेसिव ड्राइनेस होती है स्किन पे, इतनी ड्राइनेस होती है कि प्रॉपरली आपके लिप्स चापी हो जाते हैं फुल, और आपको बहुत मॉइस्चराइज रखना पड़ता है अपनी स्किन को। आपको सनलाइट से बचना होता है, सनलाइट में रह रहे तो सनस्क्रीन लगानी होती है, बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है व्हेन यू आर ऑन योर आइसोट्रेटिनोइन। हेयर फॉल का इशू आ जाता है लोगों में, तो आइसोट्रेटिनोइन लेते हुए जो आपके पेशेंट आइसोट्रेटिनोइन ले रहे हैं तो उन्हें ये काउंसिल जरूर करें, ये चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है, सही, तो वो इस चीज का ख्याल रखें हम लोग। Then we will talk about the bisphosphonate. Bisphosphonate is a supplement मिनरल जो कि यूज होता है ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट में जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का मसला होता है, सही। तो बिस्फॉस्फोनेट जो है ब्रांड नेम में आता है एवेंड्रोनिक एसिड, एलेंड्रोनिक एसिड के नाम से भी आता है। सो ये हमेशा 30 मिनट्स या 60 मिनट्स हमने ब्रेकफास्ट से पहले लेना होता है और विद फुल ग्लास ऑफ वाटर लेना होता है। और जब आप इस दवा को ले लें सो आपने अपराइट पोजीशन में बैठना है, लेटना नहीं है, टेक नहीं लगानी, या तो कोशिश करें कि आधा घंटा चहलकदमी कर लें या बैठ जाएं सीधे, क्योंकि इसका इसोफेगस पे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, आपको नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं सीवियर। और प्लेंटी ऑफ वाटर आपने पीना है, किसी भी मिल्क, जूस, कॉफी के साथ इसको नहीं लेना है। और आपको वंस मंथली जाती है ये मेडिकेशन, 1 में आती है। सो ये इसी तरीके से लेते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द लोपिरामाइड। लोपिरामाइड जो है वो डायरिया के लिए यूज होती है, इमोडियम जिसे कहते हैं, आप सब जानते होंगे। तो इमोडियम की जो मैक्सिमम डोज है वो 16 mg है, सही। बहुत से लोग जो है वो इमोडियम लेके जाते हैं, ओटीसी मेडिकेशन है, ओवर द काउंटर है, पेशेंट यूज कर सकते हैं। सो हमें लेनी होती है फर्स्ट डोज, हम पेशेंट को बताएं कि पहले आपने 2 कैप्सूल लेने हैं जो कि 4 mg बनेगा, 4 mg बनेगा, एक कैप्सूल 2 mg का होता है। सो आपको पहले 2 कैप्सूल्स लेने हैं, फिर आफ्टर एवरी स्टूल यू कैन टेक 1 कैप्सूल, और मैक्सिमम इस तरीके से आप दिन में 8 कैप्सूल्स ले सकते हैं। और अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो नेलोक्सोन जो है वो इसका एंटीडोट है। मेटफॉर्मिन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मेटफॉर्मिन जो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज कर देता है, इसलिए मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर जो है विटामिन B12 सप्लीमेंट लिख के दे रहे होते हैं, तो पेशेंट को जरूर बताना कि भाई आपको ये जरूरी है खानी। मिथाइल मेथिकोबाल और ये सब जो डायबिटिक पेशेंट को जाती है वो इसी वजह से जा रही होती है, सही। अच्छा, ये मेडिकेशन है जो आप क्रश करके नहीं खाते हैं। एक तो कैप्सूल्स हो गए, कोई हार्मोनल मेडिकेशन है, कीमो की मेडिकेशन है, या स्मॉल थेरेप्यूटिक इन विंडो मेडिकेशंस हैं लाइक वारफेरिन वगैरह। ये चीजें कभी भी स्प्लिट तोड़ के कट करके नहीं देते हैं। इंटेरिकोटेड टैबलेट क्योंकि वो स्टमक में जाके इनफेक्टिव हो जाएगी, तो वो जो है हमें नहीं देनी होती है। ये सब मेडिकेशन है जो क्रश करके आप मेडिसिन जो है पेशेंट को नहीं दे सकते। देन भी हैव थायरोक्सिन। थायरोक्सिन भी ऐसी मेडिकेशन है जो लॉन्ग टर्म चल रही होती है पेशेंट में जो थायराइड के प्रॉब्लम के साथ आते हैं। तो हमेशा पेशेंट को बताना होता है कि ब्रेकफास्ट से 30 मिनट्स पहले लेना है आपको इसको, या 60 मिनट्स पहले लेना है। और अवॉइड करना है कि कैल्शियम या आयरन कंटेनिंग मेडिकेशंस नहीं लेनी, और अगर ले रहे हैं तो वो 4 घंटे के डिफरेंस से लें। और कोई ऐसा फूड भी ना लें जिसमें कैल्शियम या आयरन हो, क्योंकि वो इसकी एब्जॉर्प्शन में जो है वो प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, जितनी भी एंटीप्लेटिलेट मेडिकेशन है लाइक वी हैव एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, वारफेरिन, जितनी भी एंटीप्लेटिलेट मेडिकेशन है ये एंटीकोगुलेंट है। अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है, इवन दो इट कैन बी डेंटल सर्जरी या कोई दूसरी बड़ी सर्जरी है, तो जाहिर सी बात है फिजिशियन पहले से ही आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। अगर कोई भी पेशेंट जो है वो एंटीप्लेटिलेट या एंटीकोगुलेंट होता है तो वो कम से कम 7 दिन पहले स्टॉप करा दी जाती है, ताकि सर्जरी में ब्लीडिंग
बहुत ज्यादा ना हो जाए। और जब स्टॉप करा देते हैं उसके बाद जैसे ही पेशेंट की सर्जरी हो जाती है 1-2 दिन के बाद वो आपको बताना होता है कि अब ये मेडिकेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग स्टॉप तो करा देते हैं लेकिन स्टार्ट भी कराने का बताना होता है क्योंकि वो उनकी हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है कि वो हम टाइमली वो स्टार्ट भी करा दें। बीटा ब्लॉकर जो कि एस्मा के पेशेंट में यूज होता है, दैट इज प्रोपेनालोल। हम इसे फौरन से अब्रप्ट जो है वो सडनली स्टॉप नहीं करा सकते, विड्रॉ नहीं करा सकते, क्योंकि क्या होता है इससे एंजाइना, पेन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सही। और प्रोपेनालोल जो है वो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। सो ये क्या एस्मा के पेशेंट में नहीं देते हम इसे, क्योंकि अगर हम एस्मा के पेशेंट में देंगे तो वहां पे भी जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं लंग्स में, तो वहां जाके भी ये अटैच हो जाएगा प्रोपेनालोल और ब्रोंकोस्पाज्म कराएगा। सो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जितने भी हैं वो एस्मा पेशेंट में नहीं रिकमेंड किए जाते। देन वी हैव द मेडिकेशंस जो कि ग्रेप फ्रूट जूसेस के साथ नहीं देते हैं, इनका इंटरेक्शन है। लाइक अटोल्वास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन जो कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। देन वी हैव अमायोडारोन, टिकाग्लोर एंड वेरापेमिल जो कि ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस हैं। प्री गैबलिन हमारे पास डायबिटिक न्यूरोपैथी में यूज होती है पेन के लिए, न्यूरोपैथिक पेन के लिए। सो इसकी भी डोज जो है वो ग्रेजुअली कम कराते हैं। अब्रप्ट जो है वो कराएंगे तो विड्रॉल इफेक्ट आते हैं। सही प्रेगनेंसी में ये यूज नहीं करते क्योंकि बर्थ डिफेक्ट जो है ये कॉज कर रही होती है। फेरस सल्फेट एम्प्टी स्टमक लेना है आपने, और कोशिश करें कि ऑरेंज जूस या विटामिन सी सप्लीमेंट के साथ लेना है इसे। और अगर फिर भी ये आपका स्टमक अपसेट कर रही है तो फूड के साथ ले लें। इट कैन कॉज ब्लैक स्टूल, कॉन्स्टिपेशन, ये इसके साइड इफेक्ट है। अच्छा, द लास्ट स्लाइड इज अबाउट थायराइड टाइप डायूरेटिक। थायराइड टाइप डायूरेटिक लाइक वी हैव इंडेफिमाइड जो कि हमें मॉर्निंग में लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर, एडेमा, इस तरीके की कंडीशन में ये यूज हो रहे होते हैं। मॉर्निंग में इसीलिए लेना है क्योंकि ये डायूरेटिक्स हैं, यूरिनेशन इंक्रीज कराते हैं। सो अगर आप बेड टाइम रात में लेंगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, वो बार बार उसको यूरिनेशन के लिए उठना पड़े, तो इसको मॉर्निंग में लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। Assalamu alaikum, miss. वालेकुम सलाम। My name is Lubaba from University of Karachi. एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो कैंसर ड्रग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मीथोट्रेक्सेट, तो इनके काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं और इनको आई थिंक जब हम दे रहे होते हैं तो पेशेंट को काफ़ी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तो उससे रिलेटेड आप बता देंगे थोड़ा सा क्या कर दूं इसके बारे में? किस तरह से हम इनको कैंसर पेशेंट्स को किस तरह से हम काउंसिल कर सकते हैं जो इस तरह के डोजेस ले रहे होते हैं मेडिसिन। देखिए, कैंसर पेशेंट जहाँ पे ट्रीट होते हैं, जो फार्मेसीज होती हैं वो तो एक तो बिल्कुल सेपरेट होती हैं, सही। ऐसे पेशेंट्स की एक्स्ट्रा केयर होती है, एक्स्ट्रा काउंसलिंग होती है। देखो, इनके साइड इफेक्ट्स एक तो सिवियर होते हैं बहुत ज्यादा, नोजिया, वॉमिटिंग और ये वाली चीजें तो बहुत ज्यादा ही होती हैं। तो वो मैनेज कर रहे होते हैं उसको। अगर कोई इस तरीके के साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं सो वो हम बता रहे होते हैं किस तरीके से कि इनको यूज करा, वाटर इनटेक ज्यादा करवा रहे होते हैं, आपका इस चीज से एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, फूड इनटेक कैसा होना चाहिए। फिर मॉनिटरिंग इनकी बहुत जरूरी होती है कि ब्लड लेवल्स बहुत ज्यादा चेक हो रहे होते हैं, इनकी रिपोर्ट्स मॉनिटर हो रही होती हैं, इनका जो लिवर है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, क्योंकि मेडिकेशंस होती हैं कीमोथेरेप्यूटिक, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ल्यूकोपीनिया बहुत हो रहा होता है, पेशेंट रिस्क भी होता है कि उसको ब्लीडिंग हो सकती है बहुत। मीथोट्रेक्सेट हो गया और भी बहुत सारे ऐसे कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं। सो कीमो पे जो पेशेंट होते हैं वो तो एक्स्ट्रा केयर में होते हैं, और जब आप एक इस तरीके की फैसिलिटी में काम करते हो जहाँ कैंसरस पेशेंट डील हो रहे होते हैं, सो वहाँ के बिल्कुल डिफरेंट एसओपीज होते हैं काम करने के। जी, एनीवन एल्स? ओके मैम, थैंक यू। तो और सवाल पूछना चाहता है?
Any feedback from the presentation? Is it helpful for you guys? Okay, any other question? अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum salam. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अजिथ्रोमाइसिन के जो है प्रेगनेंसी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं? एजिथ्रोमाइसिन कितनी दफा यूज कर सकते हैं? मुनव्वर, आप दोबारा रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? मतलब कि ये प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं? कैन यू राइट इट? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हम अजिथ्रोमाइसिन का पूछ रहे हैं कि प्रेगनेंसी में दे सकते हैं या नहीं। अच्छा, एजिथ्रोमाइसिन जो है वो डॉक्टर अगर फिजिशियन जरूरी समझता है तो देता है। ऑल्दो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक जल्दी नहीं लिखी जाती। अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो भी जाता है तो सबसे पहले जो है वो ऑगमेंटन या इस तरीके की मेडिकेशंस दी जाती हैं जो कि थोड़ी सेफ होती हैं। फॉर एजोमेक्स पे फौरन से डॉक्टर जंप नहीं करता। और दूसरी चीज देखा जाता है कि कौन से ट्राइमेस्टर चल रहा है। जी, अगर किसी को पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस हो देन कौन सी प्रेगनेंसी में सेफ एंटीबायोटिक्स होंगे? सेफ देखिए, प्रेगनेंसी में तो जो कैटेगरी ए या बी में आ जाती है ना मेडिसिन, अमोक्सिसिलिन है जिसमें ऑगमेंटन है, एसिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये जो है मोस्टली जो है वो सेफ होती हैं। लेकिन आप खुद से कभी भी रिकमेंड नहीं करोगे, एंटीबायोटिक आप नहीं रिकमेंड करते हो। इस चीज का ख्याल रखना, क्योंकि आपको बाकी पेशेंट अगर प्रेग्नेंट लेडी भी है या तो आपको उसकी सिचुएशन का नहीं पता, उसके बाकी टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं पता आपको, उसका ट्राइमेस्टर और बाकी सब चीजें, या वो किस तरीके की सिचुएशन है और कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, ये नहीं पता होता हमें। सो आप खुद से बेहतर है कि आप कोई पेशेंट आपके पास आ भी रहे तो हम क्या करते हैं, उसे काउंसिल कर देते हैं। ये आप ले तो सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे रिकमेंड करा लो। तो हम खुद से नहीं देते एंटीबायोटिक, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि सिम्टोमेटिक चीजें होती हैं इतना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब गले में खराश होती है या दर्द है थोड़ा बहुत वायरल है, लेकिन पेशेंट अगर एंटीबायोटिक ले रहा है तो वो गलत कर रहा है, उसको साइड इफेक्ट्स तो जाहिर सी बातें आएंगे। सो इसी वजह से बेहतर यही होता है कि वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को चेक कराए, और अगर वो बेहतर समझती है उसकी सिचुएशन इस तरीके की है, हेल्थ बेनिफिट रिस्क देखा जाता है, अगर उसके हिसाब से उसे लगता है कि पेशेंट के लिए जरूरी है तो वो जरूर देंगी, अदरवाइज वो नहीं देंगी। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी बोलें। मैम ये जो सैलिसिलिक एसिड के सीरम्स यूज़ करते हैं और रेटिनॉइड्स के, तो ये प्रेग्नेंट वुमेन ना यूज़ करें या कर सकती हैं? सैलिसिलिक एसिड तो हम यूज कर सकते हैं, रेटिनॉइड्स हमें यूज नहीं करने चाहिए, बिकॉज जो विटामिन ए या विटामिन ए डेरिवेटिव्स जो होते हैं ये टेराटोजेनिक होते हैं। और रेटिनॉइड लगाने का भी तरीका होता है। रेटिनॉइड जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, या अगर आप आइसोट्रेटिनोइन की बात करें, ऐसी क्रीम्स आती हैं जो आइसोट्रेटिनोइन जिसमें होता है। बहुत सारे वीडियोस में आप लोग इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया का दौरे लोग सुनते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं। आइसोट्रेटिनोइन इट कॉज सिवियर रिएक्शन ऑन योर स्किन। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो सकती है, मसला हो सकता है। अगर डॉक्टर रिकमेंड करते भी है, डर्मेटोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि 10 मिनट लगाएं, रिमूव कर दें। पैच टेस्ट होता है उसको लगाने से पहले, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और लोग बस जो है वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और चीजें देखते हैं और वो बस लगाना शुरू कर देते हैं। सो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। रेटिनॉइड स्पेशली विटामिन ए वाली चीजें, सैलिसिलिक एसिड यस यू कैन यूज इट, लेकिन रेटिनॉइड यूज ना करें ऐसे। Okay, thank you very much, Dr. Raksha, for such an insightful and impactful session, and your expertise. Thank you, Yashpa, for providing me the. Thank you. And yes, thank you very much, madam, for your time, for your knowledge,
for providing us such great knowledge regarding the chronic diseases, management, and their counseling. It is very important for all of us to learn, and it was a great session. Thank you, madam. Thank you very much, Dr. Yashpa. It was, I'm very happy to attend this session. और thanks to you कि आपने मुझे invite किया कि मैं session conduct करूं. I hope कि ये session students के लिए बेहतर रहा होगा. मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ students को, वो ये कि हम हमेशा शिकायत करते हैं और बोलते हैं कि pharmacist की कोई value नहीं है. ये एक सवाल रहता है हमेशा. लेकिन मुझे जब मैंने फील्ड में काम करना शुरू किया, मैंने दवाबू ही ज्वाइन किया था एज अ ट्रेनिंग फार्मासिस्ट, तो मुझे ये चीज का एहसास उस वक्त ही हो गया था. लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको जानते हैं, और लोगों को जब आपके पास नॉलेज होती है, जब आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, जब आपके पास सही नॉलेज होती है और आप उसको डिलीवर करना चाहते हो, जब आप अपनी पहचान खुद बनाते हो अपने काम से. सो आप सब भी अपनी पहचान बना सकते हो, अपनी फील्ड में अच्छे से काम कर सकते हो. हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में फार्मेसी अभी भी कहीं बहुत पीछे है, स्पेशली रिटेल फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मेसी. लेकिन आप जैसे स्टूडेंट होते हैं जो कि काम करके इसको बेहतर बना सकते हैं, पेशेंट की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं और अपनी पहचान भी बना सकते हैं. थैंक यू सो मच. बेशक बहुत अच्छा मैसेज आपने मैडम आपने दिया है. टेक अवे मैसेज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हम सबके लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़. Allah Hafiz. And participants, thank you as well for your enthusiasm, your thoughtful engagement. Thank you very much everyone. अच्छा, आप लोग जो है वो ये बताइए कि आप लोगों ने आज के सेशन से क्या सीखा है. अली इर्तिजा बताइए आप मुझे कि क्या मैनेजमेंट सीखी आपने, सॉरी काउंसलिंग सीखी है आपने डायबिटिक पेशेंट्स की. यस मैम, हमने डिफरेंट ड्रग के बारे में, जो ड्रग इंट्रैक्शंस हैं उनके बारे में भी देखा है, जो मिल्क के साथ नहीं ले सकते हम, और इसके अलावा जो क्रश करके नहीं ले सकते हम. इसके अलावा और भी हैं हमारे पास. अभी मैम ने जैसे वो क्वेश्चन भी किए हैं रेटिनॉल वाले, तो वो भी सारा कुछ. अच्छा, और यास्मीन अली आपने क्या सीखा, किस तरह से हम लोग इनहेलर यूज कर सकते हैं. आपने देखा कि किस तरह से मैडम ने स्ट्रेटेजी बताई इनहेलर यूज करने. यास्मीन अली. जी मैम मेरा नेट इशू था, मैंने मैसेज भी किया सर को. मैं भी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन हुई थी नेट इशू की वजह से. माशाल्लाह, जबरदस्त भाई. आजकल तो बहुत अच्छे जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स. भाई क्या हो गया आप लोगों को. मैं देखती हूँ माशाल्लाह इरज फातिमा है, और लुबाबा हैं, लाइबा हैं, मारिया यूनुस हैं, और दो और स्टूडेंट्स हैं. वो माशाल्लाह से रोज याद नहीं आ रहा जिनका नाम क्या था. नूर फातिमा. ये लोग जो है ना बड़ी माशाल्लाह कंसिस्टेंट होके सुन रहे होते हैं. बहुत एहसन अली हैं. एहसन अली तो उनको तो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, माशाल्लाह से बिल्कुल सही नहीं है. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस कि आप लोग इतना अटेंटिव होकर सुन रहे होते हैं, इतना फोकस्ड होकर सुन रहे होते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है. थैंक यू सो मच ऑल. और ये इसमें आपका ही फायदा है. यास्मीन अली प्लीज़ आप जो है ना, आप कल से आपने जो है ना वो कल लास्ट सेशन है आप लोगों का, 2 सेशंस हैं कल आप लोगों के, तो आप लोगों ने जो है वो उसमें आ जाना है. इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू ना क्रिएट कीजिएगा, ठीक है. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. वी मे लीव. डॉक्टर इबादुर रहमान, यू वांट टू से समथिंग? यू हैव रेज्ड योर हैंड. जी बिल्कुल, मैं कुछ बोलने ही वाला था, बट माशाल्लाह से यहाँ पे बाकी स्टूडेंट जो बचे हैं ना, वो शायद 6 से 7 ही स्टूडेंट बचे हैं. सो आज ये जरूरी है इनके लिए भी. हाँ, अभी तकरीबन 20 प्लस हैं हमारे पास स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, मैं जो है ना पहले भी आपको अनाउंस कर चुका हूँ कि मैं सरप्राइज बहुत ही अच्छी देता हूँ, बहुत अच्छी देता हूँ.
ठीक है ना। तो आज बिल्कुल प्लान भी नहीं था और मिस जशवा को भी पता नहीं था कि भाई मैं क्लास में हूँ, और क्लास के दौरान ही मैंने अटेंडेंस आज लगा दी जिन्होंने भी आज कैमरा ओपन की थी। मैं कंटिन्यूअसली क्लास में था और अभी भी मेरे पास लैपटॉप खुला हुआ है और उनकी अटेंडेंस सिर्फ लगी है जिन्होंने वेब कैमरा खोला हुआ था शुरू से लेकर एंड तक। बाकी जिन्होंने भी अभी आर्ग्यूमेंट्स सेंड किए हैं, आई एम सॉरी, मैं एक्सेप्ट नहीं करता ये आर्ग्यूमेंट्स। आपने हमारे सब्र का इम्तिहान जो है ना बहुत ले लिया, और हम बार बार आपको बोलते रहे बेटा आप फीडबैक दें, बट आप लोगों ने ना ही हमें इतना अच्छा रिस्पांस दिया है ड्यूरिंग योर सेशन, और ना ही आपका फीडबैक ज्यादातर आ रही है। बेस्ट बैच जो गए ना, सबसे बेस्ट बैच जो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ा है, वो समर इंटर्नशिप 2024 के स्टूडेंट्स थे। वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ा है। मतलब इंटर्नशिप उन्होंने ना इंटर्नशिप की तरह गुजारी है, नॉट लाइक अ लेक्चर। तो बड़ा मजा आया था उनके साथ, वो बड़े इंटरैक्टिव स्टूडेंट्स थे और अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ। आप लोगों में हैं कुछ एक्सेप्शंस जो कि बहुत अच्छे हैं, जो बहुत इंटरैक्टिव हैं और इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब हो ऐसे। जी मुनव्वर, आप भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं आपको बुरा नहीं कह रही, बट ये है कि मैं ये कहती हूँ कि वैसा बैच फिर नहीं आया। बिल्कुल यही है। कुछ स्टूडेंट्स के बिल्कुल मसले मसाइल थे वेब कैमरा के हिसाब से। उन्होंने जितने भी हमारे पास प्रीवियस लेक्चर गुजरे हैं, और ख़ास तौर पे पिछले तकरीबन शायद 3 से 4 लेक्चर गुजरे हैं जो मैं अटेंड नहीं कर पाया ड्यूरिंग नाइट ड्यूटी। सो उन क्लासेस में था, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स ने वेब कैमरा ओपन की हुई थी, और माशाल्लाह से मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक देख रहा हूँ हमारे पास सिर्फ चंद गिने गुने मेल स्टूडेंट हैं जिन्होंने वेब कैमरा खोली हुई है, जबकि तकरीबन हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स ने वेब कैमरा खोली हुई है। तो मुझे सिर्फ ये बताओ मेल स्टूडेंट्स क्या हो क्या गया है, आप लोगों की कैमरा क्यों नहीं खुल रही? सर हमारी तो खुली होती है कैमरा जब भी देखो आप। क्या कह रहे हैं काशिफ? दोबारा कहें, आप क्या कह रहे हैं? सर मैंने कहा कि हमारी कैमरा हर वक्त ऑन होती है जब भी हमने कोई भी लेक्चर लिया हुआ है, तो सब लेक्चर्स में। स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दी स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं ओपन और जो इंटरैक्टिव हैं, जो इंटर्नशिप को इंटर्नशिप की तरह लेकर चल रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम एट ऑल। सो वो बिल्कुल जैसे चल रहे हैं, गो विद दैट फ्लो, बिल्कुल इसी तरह कंसिस्टेंट रहिए। इंशाल्लाह आप लोग बहुत ग्रो करेंगे आगे, क्योंकि आप लोग जो है ना पॉलिसीज को फॉलो करें, आप लोग सुन रहे हैं बात को और आपको पता है कि किस तरह से प्रोफेशनली आगे ग्रो करना है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल जो कि काम कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं बात को। हेड्स ऑफ टू यू गाइस, इसी तरह से कंसिस्टेंट रहें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, अब आप लोग जो है ना प्लीज अपने फीडबैक दे दीजिए। मैम अटेंडेंस का तो बता दें काइंडली। अटेंडेंस डॉक्टर इबादुर रहमान ने लिया है आज, तो वही अटेंडेंस कंसिडर होगी। ठीक है, बाकी ये है कि आगे फिर कल आप लोगों के 2 सेशंस हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, अल्लाह हाफिज। सर आज की अटेंडेंस लगा दे, कैमरा टूट गई थी इस वजह से वेबकैम ओपन नहीं हो सका, लेकिन लेक्चर पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुना है, जो भी क्वेश्चन आप करें कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, मैं देख रहा था, और जिन ने वेब कैमरा नहीं खोली ना, उनकी मैं फीडबैक जरूर चेक करूंगा। अगर फीडबैक किसी भी स्टूडेंट का वो फीडबैक ना रहा जो कि फीडबैक होना चाहिए, बाकी ये मुझे फीडबैक नहीं चाहिए इंफॉर्मेटिव सेशन सेशन अच्छा था, ये था वो था, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अगर उनका फीडबैक अच्छा रहा तो हो सकता है उनको मैं कर दूं। सब ऐसे कैमरा फीडबैक्स खोली होते है हैं हमने कि जैसे कोई फेसबुक पे ना कमेंट्स लिखने के लिए बोल रहा है पिक्चर के ऊपर, भाई ऐसे फीडबैक थोड़ी देने। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, ये तो हमें भी पता है इंफॉर्मेटिव है भाई। आपने सीखा क्या है उसमें? आपको कल इबादुर रहमान ने पूरा एक पॉइंट बताया कि आपने फीडबैक लिखना है किस तरह से है, आपने उसी तरह से फीडबैक लिखना है। क्या चीज़ आपने नहीं सीखी है उसमें, क्या चीज़ उसमें नहीं सीखी आपने, क्या ऐड होना चाहिए, क्या आपका नया क्वेश्चन है। मतलब
वो चीज नजर आए ना कि फीडबैक का मतलब क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको। कोई कमेंट लिखने के लिए नहीं कह रहा आपसे कि आप कमेंट करें वहां जाके। राइट योर फीडबैक रिगार्डिंग द सेशन। जैसे हम लोग कोई गूगल फॉर्म फिल करते हैं ना, जैसे हम लोगों को कोई भी रिसर्च फॉर्म मिलता है या हम कहीं रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमें गूगल फॉर्म मिलता है, नीचे लिखा होता है राइट योर फीडबैक, व्हाई आर यू ज्वाइनिंग दिस सेशन या व्हाट यू हैव गेन फ्रॉम दिस सेशन। तो वो फीडबैक आपने लिखना है। इट इज नॉट अबाउट कमेंटिंग। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? गॉट इट इंशाल्लाह। यस। बाकी फाइन जी। शायद आप कुछ कह रहे हैं? मोहम्मद शाहिद सलीम कुछ कह रहे थे? मुनव्वर शायद कुछ कहना मुनव्वर चाह कुछ कहना कर रहा है। जी जी, शायद कहना चाह रहा है। स्टूडेंट्स, अब पहले आप आराम से अपनी वेब कैमरा ऑफ कर लें, कोई इशू नहीं है, आपका लेक्चर मोस्टली हो चुका है। अभी हमारी सिर्फ कम्युनिकेशन है, तो वो विदाउट वेब कैमरा हो सकती है, कोई इशू नहीं। ठीक है, थैंक यू।